हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये पहली क्लास लेकर आई हूँ जो पेपर फर्स्ट यूजीसी नेट का पहला ही यूनिट है। इसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग। ओके बस, तो वेलकम एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि जो है मेथड, जो वर्ड है लैटिन शब्द मोड, जिसका मोड का अर्थ है वे यानी कि तरीका। ओके इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको पता है कि एजुकेशन एक पर्पसफुल प्रोसेस है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसका सीखने के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, जो एक प्लानिंग द्वारा की जाती है। ओके ये जो है ना, ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में से कोई भी हो सकती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक। ओके अनौपचारिक जो होता है, जैसे हमने जो घर पे सीख लिया, जो हम घर से सीख लेते हैं, या फिर होम स्कूलिंग टाइप्स, या इधर उधर से सिलाई सीख लेते हैं या कुछ भी, तो वो अनौपचारिक इनफॉर्मल कहलाता है। फॉर्मल जहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे से सीखते हैं, जहाँ पे जैसे कि स्कूल बोल सकते हैं, उसमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हम उससे सीखते हैं, तो वो औपचारिक कहलाता है। जहाँ पे हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है या मार्कशीट मिलती है, वो सब कहलाता है औपचारिक। ओके विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकें हो सकती हैं, जैसे कि शिक्षक केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, सामग्री केंद्रित और इंटरैक्टिव या सहभागी से बोलते हैं। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, कंटेंट फोकस्ड, इंटरैक्टिव और पार्टिसिपेटिव। ओके शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ जो होती हैं, वो होती हैं, शिक्षक केंद्रीय स्तर पर होता है। सेंट्रल में कौन होता है? टीचर होता है। शिक्षक को शिक्षार्थी एक विशेषज्ञ के रूप में देखता है, और शिक्षार्थी ज्ञान के निष्पक्ष प्राप्तकर्ता होते हैं, यानी कि वो उदाहरण व्याख्यान विधि इसमें आती है। जो टीचर सेंटर होता है, व्याख्यान विधि, वीडियो प्रस्तुति, प्रदर्शन, टीम शिक्षण। ओके लेक्चर मेथड, वीडियो प्रेजेंटेशन, डिमॉन्स्ट्रेशन और टीम टीचिंग। टीचर सेंटर टीचिंग फोकस ऑन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में निम्न बात पर आधारित होता है कि है जानकारी याद करना, ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता, केवल प्रश्न पूछने उत्तर देने तक ही सीमित शिक्षण वातावरण औपचारिक हो गया है। शिक्षक का केंद्रीय स्थान होता है। टीचर जो होता है ना, वो सेंटर में होता है, और स्टूडेंट पैसिवली उसको सुनते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं बस। लेक्चर मेथड, या इसे बोलते हैं चौक और टॉक मेथड, व्याख्यान विधि। ओके व्याख्यान पद्धति सबसे पारंपरिक और प्रभावशाली शिक्षण पद्धति है, और कई शिक्षकों द्वारा इसे पसंद किया जाता है। आमतौर पर छात्र व्याख्यान के दौरान शिक्षक के साथ बातचीत नहीं होता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इस तरह यह एक तरफा संचार है। शिक्षक कक्षा से लगातार बात करता है, ओनली टीचर है जो वही सब कुछ बात करेगा, इसीलिए इसको वन वे कम्युनिकेशन कहा जाता है। ओके कक्षा याद रखने के लिए तथ्यों और विचारों को सुनती है, लिखती है और नोट करती है, बाद में उन पर विचार करती है। यदि शिक्षक छात्रों को किसी बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति देता है, लेकिन आमतौर पर इसमें कोई चर्चा नहीं होती है, दो तरफा संचार बनाया जा सकता है। अगर टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करे और स्टूडेंट उसका आंसर दे, इसको दो तरफा बनाया जा सकता है, बट ज़्यादातर ये वन वे चलता है। बेसिक फीचर्स, यह प्रकृति में औपचारिक कथ्यात्मक है, यह फॉर्मल है, नैरेटिव है, यानी कि ये एक सीमित फील्ड तक ही रहता है। यह घटनाओं या तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह समस्याओं की पड़ताल करता है, एक्सप्लोर्स प्रॉब्लम करता है। ओके एडवांटेज या लाभ, या किफ़ायती है, और एक अकेला शिक्षक एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकते हैं, जो अन्य मेथड में ये संभव नहीं होता है। या बहुत समय बचाता है, पाठ्यक्रम को सीमित समय के भीतर बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है, यानी कि टीचर बहुत सारे स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ा सकता है बड़ी संख्या में, और इससे समय की भी बचत होती है। यह शिक्षक के कार्य को सरल करता है। यह तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोगी है। व्याख्यात्मक के दौरान आमतौर पर रुकावट और विकरणों से बचा जाता है। ओके अब है लिमिटेशंस, यानी कि सीमाएं। वह छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है। कक्षा को रोचक बनाने के लिए शिक्षक विशेष ध्यान रखता है। यह आमतौर पर शिक्षकों को उस समस्या को हल करने के लिए अवसर नहीं देता है। यह अधिगम की प्रगति की जांच के लिए सीमित अवसर प्रदान करता है, जहां छात्र भाग ले रहे हों और शिक्षक जो कुछ भी समझ रहे हैं उसे समझ रहे हों। छात्रों की रुचियों, योग्यताओं और बुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता है। यह अधिगम की व्यक्तिगत गति अनुमति नहीं देता, यानी कि यहाँ पे टीचर नहीं देखता कि स्टूडेंट जो है ना, वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी उसमें रुचि है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपना लेक्चर देता रहता है, तो इसीलिए ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है। टीम टीचिंग मेथड,
टीम टीचिंग शिक्षण विधि 1954 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में विकसित किया गया। 1954 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए सहयोगात्मक या सह शिक्षण के रूप में भी जाना जाता है। इसे कोलैबोरेटिव और को टीचिंग भी कहा जाता है। यह बड़े आकार के शिक्षण समूहों में एक अभिनव दृष्टिकोण है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक छात्रों के समूह के लिए सीखने के अनुभवों की योजना बनाने, क्रियान्वयन करने और मूल्यांकन करने में शामिल होते हैं। टीम टीचिंग में टीचर्स आपस में मिलकर स्टूडेंट को गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्लानिंग करते हैं और उसको शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। ओके, कोई एक टीचर है वो उसको फ़ोटो दिखा सकता है, एक टीचर एक्सप्लेन कर सकता है, दूसरा टीचर उसको समझाने में भी हेल्प कर सकता है। इस तरीके से एक टीम बन जाती है टीचरों की जो स्टूडेंट को गाइड करती है, टीच करती है। लाभ, अधिक छात्रों द्वारा सर्वोत्तम संकाय साझा करना, बेस्ट फैकल्टीज में मिलती है स्टूडेंट को। बहुत शिक्षण उपकरणों और तकनीकों का इष्टतम उपयोग। शिक्षण गुणवत्ता में सुधार। ओके, लिमिटेशंस, शिक्षार्थियों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षकों को खोजना एक कठिन कार्य है। यहाँ पे टीचर मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस विधि के लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता है, सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी नहीं है। योजना और समय निर्धारण के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। उसमें टाइम और प्लानिंग शेड्यूल भी चाहिए होता है। अच्छा, तो इसलिए उसमें नहीं हो पाता। टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, टीवी या वीडियो प्रस्तुति, वीडियो या टेलीविज़न प्रस्तुति रेडियो या ऑडियो प्रस्तुति की एक उन्नत प्रस्तुति है और यह वस्तुतः पूरी दुनिया में वर्चुअल रूप से कक्षा के आदर ला सकती है। वीडियो प्रस्तुति की स्क्रीनिंग के बाद चर्चा या कार्य किया जाता है, यानी कि टीवी पर एक वीडियो भेज देते हैं या प्रेजेंटेशन दिखा देते हैं, देन उससे बच्चों को टीच करा देते हैं। एडवांटेज, इसके क्या लाभ हैं? विशेषज्ञ और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से कक्षा में लाया जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है जेएनयू का ज़्यादातर कंटेंट लेक्चर्स में रहता है, प्रेजेंटेशन में रहता है, वीडियो फॉर्मेट में रहता है ज़्यादातर। वयस्क शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सचित्र व्याख्यान और प्रदर्शनों को अन्य शिक्षा निर्देशात्मक सुविधाओं जैसे स्लाइड, मॉडल, नमूने आदि द्वारा पूरा किया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षार्थियों के लिए आसानी से सुलभ खगोल विज्ञान, भूगोल आदि जैसे विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी। और इसकी सीमाएँ क्या होती हैं? दो तरफा संचार की कम संभावना, टू वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा इसमें। टेलीकास्ट के लिए जटिल शेड्यूल को संयोजित करने में कठिनाई हो सकती है। व्याख्यान या प्रदर्शन विधि, इसको बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, प्रदर्शन एक शो है, डेमोन्स्ट्रेशन एक शो है। यहाँ मूर्त या मूर्त तक अधिगम पर आधारित है। मूर्त समूर्त इसीलिए बोला गया है, पहले हम उसको दिखाते हैं, जैसे किसी का हम प्रैक्टिकल दे रहे होते हैं, जैसे मैडक वगैरह है उसकी फाड़ करके स्टूडेंट को दिखा रहे होते हैं, देन उसको फिर समझाते हुए बताते हैं और फिर स्टूडेंट से कहते हैं कि अब आप करिए इसको। तो हम एक मूर्त से दिखाने से लेके ना दिखाने तक पे अमूर्त पे चला जाता है। प्रदर्शन छात्रों के एक समूह को उनके अवलोकन के लिए घटनाओं या उपकरणों की एक पूर्व व्यवस्थित श्रृंखला की प्रस्तुति है। एडवांटेज, सामग्री, वस्तुओं और विचारों को समझाने में मदद करना, अमूर्त अवधारणा को समझने में प्रभावी, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक सूत्र के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। सीमाएँ, छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करता है। छात्रों को वहाँ पे परमिशन नहीं होती है टीचर के साथ करने की। आमतौर पर छात्रों को समस्याओं को हल करने का अवसर नहीं मिलता है। छात्रों की रुचियाँ, कौशल, योग्यता और बुद्धि पीछे हट जाती है। वहाँ पे पूछा नहीं जाता है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में कि इस बच्चे को अच्छा लग भी रहा है या नहीं। वहाँ पे सबको समान रूप से उस चीज़ को देखना पड़ता है, चाहे उसमें उसकी एबिलिटी है, स्किल है, इंटेलिजेंस है या फिर नहीं। अधिगम की व्यक्तिगत गति संभव नहीं है। ये ज़्यादातर साइंस की लैब में जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है उसके लिए, सबके लिए समान रूप से देखा जाता है और बच्चे को वो देखना होता है और वो समझना भी होता है। टाइप्स ऑफ लर्नर सेंटर मेथड, जहाँ पे सिर्फ शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट की भूमिका होती है। शिक्षार्थी केंद्रित विधि, एक शिक्षार्थी केंद्रित विधि में प्रशिक्षक एक ही समय में शिक्षक और एक शिक्षार्थी दोनों होते हैं। वह तानाशाह नहीं है, इज़ नॉट डायरेक्टर। शिक्षार्थी को सीखने के केंद्र में रखा जाता है। इसका अर्थ यह है कि शिक्षार्थी या छात्र सीखने के लिए जिम्मेदार है, जबकि शिक्षक सीखने को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार है। वहाँ पे टीचर सिर्फ स्टूडेंट की हेल्प करता है, उसकी सुविधा के लिए बस। कंटेंट फोकस्ड मेथड, अगर सामग्री केंद्रित विधि, इस श्रेणी में शिक्षक और छात्र दोनों को सिखाई जाने वाली सामग्री के अनुरूप होना होता है। यहाँ पे सारा कंटेंट पे फोकस रहता है।
जैसी सामग्री होगी उसी पे ही टीचर और छात्र दोनों को ध्यान देना पड़ेगा। सामग्री की स्पष्टता और सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर बहुत जोर दिया जाता है। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सामग्री में कोई बदलाव या आलोचना नहीं कर सकते हैं। उदाहरण क्रमानुदेशित शिक्षण उपागम, जैसे बोलते हैं ना, प्रोग्राम लर्निंग अप्रोच। उसका एक एग्जाम्पल इंटरैक्टिव पार्टिसिपेटिव मेथड ऑफ है। फोर्थ, संवादात्मक या सहभागी विधि। या चौथी श्रेणी शिक्षक छात्र या सामग्री पर अत्यंत अनावश्यक रूप से जोर दिए बिना अन्य तीन क्षेत्रों से थोड़ा उधार लेती है। ये विधियाँ छात्री और शिक्षक को दी गई स्थिति में हमारे पास सीखने करने के लिए सबसे उपयुक्त चीज़ क्या है, इसके स्थितिजन्य विश्लेषण से संचालित होती है। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ विद्यार्थियों के बीच प्रदर्शित अंतरों का समाधान करने का प्रयास करती हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को सक्रिय कारक के रूप में देखता है। सीखना शिक्षार्थी द्वारा अर्थ के लिए एक सक्रिय खोज है और निष्क्रियता से ग्रहण करने के लिए की अपेक्षा निर्माण किया जाता है। यानी कि वाई लर्नर के असाइनमेंट, इसके अंदर आता है असाइनमेंट, जो कि स्टूडेंट पर ही शिक्षार्थी केंद्रित है। छात्रों को विभिन्न कारणों में असाइनमेंट दिए जाते हैं, जैसे सर्वेक्षण, ज्ञान का अनुप्रयोग, संख्यात्मक समस्याओं को हल करना और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना। शिक्षार्थी की मुख्य भूमिका होने के बावजूद शिक्षक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने के लिए शिक्षक को छात्रों का मार्गदर्शन करना होता है। असाइनमेंट किसी भी प्रकार के विषय पर हो सकते हैं, लेकिन असाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी सिर्फ किताबों से कॉपी ना करे। असाइनमेंट ओपन एंडेड और छात्रों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। यानी असाइनमेंट ऐसे होने चाहिए जो क्रिएटिविटी दिखाएं स्टूडेंटों में। ओपन एंडेड। एडवांटेज छात्र लाभ, ये छात्रों को स्वतंत्र रूप से काम करने में मदद करता है या छात्र के विश्लेषणात्मक समझ समस्या को सुलझाने की क्षमता को तेज करने में मदद करता है या शिक्षकों के बीच रचनात्मकता के विकास में मदद करता है। सीमाएं, छात्र एक दूसरे से सामग्री की नकल कर सकते हैं, जबकि असाइनमेंट की सावधानी से योजना ना बनाई जाए। यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हैं एक दूसरे को, ये इसकी लिमिटेशन है। अब है केस स्टडी, मामला अध्ययन को व्यक्तिगत अध्ययन बोला जाता है। जैसे केस स्टडी, सक्रिय शिक्षा रचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया जाता है। छात्र अपने ज्ञान से परे सोचते हैं। लाभ, या प्रतिभागियों को आलोचनात्मक रूप से जांच, विश्लेषण, मूल्यांकन और तर्कपूर्ण राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह निर्णय लेने और समस्या को सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। यह सक्रिय भागीदारी से अभिनव समाधान की ओर ले जाता है। सीमाएं, इस विधि का उपयोग करने के लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसका उपयोग सभी स्थिति की तरह और सभी विषयों के लिए नहीं किया जा सकता। यानी कि इसका कुछ ही सब्जेक्ट्स में यूज़ हो सकता है, कुछ ही टॉपिक पे इसको केस स्टडी कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए केस स्टडी नॉट पॉसिबल। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ए मेथड ऑफ सेल्फ इंस्ट्रक्शन बाई स्किनर, बी.एफ. स्किनर। क्रमादेशित अनुदेश, बी.एफ. स्किनर द्वारा आत्म अनुदेश की एक विधि, यानी स्किनर ने इसको दिया है पी.आई. को। क्रमानुदेशित अनुदेश पी.आई. प्रत्येक चरण के बीच प्रतिक्रिया के साथ स्वयं की गति से सीखने के चरणों के तार्किक अनुक्रम पर आधारित है। सीखने के एक अत्यधिक संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग। इसमें शिक्षार्थी को प्रत्येक चरण के बाद तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है, इमीडिएटली फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप। क्रमानुदेशित अनुदेश नियंत्रित चरणों के क्रमबद्ध क्रम में छात्रों के लिए नए विषय सामग्री को प्रस्तुत करने की एक विधि है। छात्र अपनी गति से क्रमानुदेशित की गई सामग्री के माध्यम से काम करते हैं और प्रत्येक चरण के बाद परीक्षा के प्रश्न का उत्तर देकर या आरेख भरकर अपनी समझ का परीक्षण करते हैं। एडवांटेज लाभ, नियमित प्रतिक्रिया है, रेगुलर फीडबैक, यह शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी को सक्षम बनाता है और सभी विषयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सीमाएं, यह कभी पाठ्यक्रम सामग्रियों को बदलने के लिए उपयुक्त नहीं है या भावनात्मक विषय क्षेत्र और साइकोमोटर विषय क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि ये इफेक्टिव डोमेन या अफेक्टिव जो होता है, अफेक्टिव डोमेन्स एंड साइकोमोटर डोमेन्स के लिए सूटेबल नहीं है, दे रखा है। पी.आई. जो है ये ओनली कहाँ जाता है, कॉग्निटिव पे जाता है, संज्ञानात्मक पे जाता है। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन,
शिक्षा की व्यक्तिगत अनुदेश प्रणाली पीएसआई का उपयोग सभी विषयों के लिए किया जा सकता है, सिवाय इसके कि जहाँ छात्रों को सामग्री का चयन करना है। शिक्षार्थियों को अंतिम परीक्षा में आगे बढ़ने से पहले शिक्षकों और निरीक्षकों, प्रोजेक्टर्स और समृद्ध व्याख्यानों द्वारा सहायता प्राप्त इकाइयों की एक श्रृंखला में महारत हासिल करनी चाहिए। पीएसआई के में नीचे बताए गए 5 बुनियादी तत्व होते हैं। 5 सीखने में महारत, स्वयं की गति, लिखित सामग्री पर जोर, प्रोजेक्ट और व्याख्यान। यह उन सामग्रियों के लिए उपयुक्त है जिन्हें लिखित सामग्री के माध्यम से वितरित किया जाना है। इसके एडवांटेज क्या हैं? लाभ: यह सीखने की महारत पर आधारित है। यह स्वयं की गति से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। सीमाएँ: या कभी पाठ्यक्रम सामग्री बदलने के लिए उपयुक्त नहीं है, या भावात्मक विषय क्षेत्र और साइकोमोटर विषय के क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी सिर्फ कॉग्निटिव है और ये बदलते सामग्री के लिए भी सही नहीं है। जहाँ पे जल्दी जल्दी सिलेबस बदलता है उसके लिए सही नहीं है भी ऐसा ही। ओपन लर्निंग: यहाँ निर्देश देने का एक लचीला तरीका है, यानी कि ये फ्लेक्सिबल मेथड है, जहाँ शिक्षा की सामग्री लोगों, आवास उपकरणों के सीखने के साधनों तक पूरी पहुँच है, भले ही नियमित रूप से कक्षा में उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ट्यूटोरियल के माध्यम से छात्रों और शिक्षक के बीच आमने सामने बातचीत खुली शिक्षा का एक हिस्सा होना चाहिए। दाखिल पर कम से कम या कोई प्रतिबंध नहीं है। ओपन लर्निंग निर्देश सामग्री की तेज़ी से बदलती प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञता संभव और समाधान नहीं संसाधन शामिल है। कंटेंट इज इन्वॉल्व एक्सपर्टाइज, टाइम एंड रिसोर्सेज। एडवांटेज: शिक्षार्थियों को लचीलापन प्रदान करता है। सीमाएँ: भावात्मक और साइकोमोटर शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी सिर्फ कॉग्निटिव है। इसके लिए समय, विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड: अनुमानी या फिर को बोलते हैं खोज विधि। ये किसने दिया है? प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसका समर्थन दिया है। इस विधि के तहत छात्र को गैर सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का उत्तर ढूंढना होता है। जांच की भावना विकसित करके बच्चा ज्ञान का खोजकर्ता बन जाता है। इस विधि से अध्यापन का मुख्य उद्देश्य यह सिखाना है कि विज्ञान, गणित और व्याकरण आदि के बारे में तथ्य उपलब्ध कराने के बजाय इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। विभेदित अनुदेश या टीआई, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन DI। विभेदित अनुदेश शिक्षण की एक सक्रिय और गतिशील विधि है। प्रोएक्टिव एंड डायनामिक मेथड है यह टीचिंग का। शिक्षक सीखने और योजना बनाने के लिए कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करता है। यह छोटे समूह, पूरे समूह और व्यक्तिगत अनुदेश विधियों का एक संयोजन है। इन तरीकों में गुणात्मक पहलू मात्रात्मक पहलुओं की तुलना में अधिक केंद्रित होते हैं। यह कई तरह के ज्ञान को संयोजित करने के लिए कई दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। यह छात्र केंद्रित है, जिसका अर्थ कि सब आकर्षक, प्रासंगिक, सक्रिय, दिलचस्प हैं। यह शिक्षण की सुनियोजित और संगठित विधि है। विभेदित अनुदेश का अर्थ है विभिन्न प्रकार की अनुदेशात्मक रणनीतियों का उपयोग करके सभी छात्रों को एक ही सामग्री सिखाना हो सकता है, या शिक्षक को प्रत्येक छात्र की क्षमता के आधार पर कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों पर सबक देने की आवश्यकता हो सकता है। अब है क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन: मुक्त अधिगम निर्दिष्ट करता है। ओपन लर्निंग क्या निर्दिष्ट करती है? दैन इसमें आ जाता है आपका A एंड D। समय और स्थान के संबंध में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। टाइम और स्पेस। और D देता है मूल्यांकन के संबंध में लचीलापन। सेकंड है शब्द मुक्त शिक्षा उन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है जो पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस पर? A एंड B एंड D। शिक्षा और प्रशिक्षण प्रावधान के लिए खुली पहुंच और शिक्षार्थियों को समय और स्थान की बाधाओं से मुक्त करने, और व्यक्तियों और शिक्षार्थियों के समूहों को लचीले सीखने के अवसर प्रदान करने। ये वाला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है। दिए गए शिक्षण की विधियों के स्पेक्ट्रम से कथन संवाद की किन्हें कहते हैं, इनकी पहचान करें। इसकी पहचान करें। डायलॉगिक हैं तो B और C हैं। अनुशिक्षण एवं व्यक्ति अध्ययन एंड C। सामूहिक चर्चा एवं अन्योन्य क्रिया प्रस्तुति। निम्नलिखित में से कौन से निर्दिष्ट स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर आधारित निर्देशना में उपयुक्त है? इसमें आ जाता है अधिगम सामग्री की सोपानिक प्रस्तुति, छात्र अनुक्रिया और तत्काल प्रतिपुष्टि, यानी कि इसमें फीडबैक आ जाता है, इमीडिएट फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण तरीके से कक्षा निर्देश में संचार की प्रभावशीलता को प्रभावित करेगा? टीचिंग स्टाइल, व्यवहार करते समय शिक्षक द्वारा संवाद की गई शिक्षण शैली।
ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालती है छात्रों पे। पहला इन्फ्लुएंस यही होता है। निम्नलिखित सूची में से कौन सी सूची शिक्षार्थी के दृष्टिकोण की श्रेणी से संबंधित है? लर्नर सेंटर अप्रोच से आ जाता है, स्वयं आ जाता है, मूक आ जाता है, यही दोनों हैं। Thank you so much and best of luck.